हेलो हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यह बीए पार्ट सेकंड की इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट्स की क्लास है जिसमें हम अर्थशास्त्र का सेकंड पेपर आर्थिक विचारों का इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं, हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट। इस पेपर के अंदर अभी कुछ पिछले वीडियो में हम प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र वगैरह समाप्त करने के पश्चात फ्रेडरिक लेस्ट और सिसमंडी के विचारों का अध्ययन कर चुके हैं। अब आपको कई दिन इस पेपर को पढ़ते हुए हो गए, जिससे आपको समझ आएगा कि किस तरह राजनीतिक अर्थशास्त्र विषय जो शुरू में प्रारंभ हुआ था, किस तरह से उसकी विकास यात्रा आगे बढ़ती है। काफ़ी समय तक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का ही बोलबाला था, पर उनके विचारों का जब ठीक प्रकार से पूरी दुनिया में, देशों में दिक्कत आ रही थी, गरीबी आ रही थी, उस समय किस प्रकार विरोध हुआ और कीन्स का विचार हमारे सामने आए, फ्रेडरिक लेस्ट के, प्रोंदो के और सिसमंडी के विचारों को हमने पढ़ा। आज का हमारा टॉपिक अत्यंत इम्पॉर्टेंट है, जिस पर एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आता है, वो है कार्ल मार्क्स के आर्थिक विचार। कार्ल मार्क्स का नाम आपने सभी सुना होगा मार्क्सवाद के बारे में। मार्क्सवाद एक बड़ी विस्तृत विचारधारा है जो कि दार्शनिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक और आर्थिक सिद्धांतों पर आधारित है। मार्क्सवाद से आशय अंतर्राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाजवाद से है, जिसे 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कार्ल मार्क्स ने अपने सहयोगी फ्रेडरिक एंजिल के साथ मिलकर प्रारंभ किया था। शूमपीटर के शब्दों में, एक महत्वपूर्ण अर्थ में मार्क्सवाद एक धर्म है। मानने वाले के लिए यह एक ऐसी विचारधारा है जिसमें जीवन के तमाम अंतिम लक्ष्य पाए जाते हैं। यह एक ऐसा मापदंड है जिसके द्वारा घटनाओं और कार्यों को सुगमता से मापा जा सकता है। इसके अतिरिक्त यह उन लक्ष्यों का मार्गदर्शक भी है जिसके द्वारा मनुष्य को मोक्ष प्राप्त हो सकता है। यह उन बुराइयों का संकेत करता है जिससे मानव समाज अथवा मानव समाज के कुछ चुने हुए वर्गों को बचाया जा सकता है। प्रोफेसर जॉन वेल के मतानुसार यह धर्म ईसाई धर्म और मुस्लिम धर्म से भी अधिक प्रभावशाली सिद्ध हुआ, क्योंकि आधुनिक विश्व में जो प्रगतिशील सामाजिक परिवर्तन देखने में आ रहे हैं, वह सब मार्क्सवाद के ही परिणाम है। सचमुच ही मार्क्सवाद ने इतनी विशाल संख्या में लोगों को प्रभावित किया कि कार्ल मार्क्स के पूर्ववर्ती सभी अर्थशास्त्रियों ने मिलकर भी नहीं किया होगा। मार्क्स के विचारों के अनुयायियों में कोटस्की, रोजा लग्जेमबर्ग, लेनिन और स्टालिन के नाम उल्लेखनीय हैं। इन प्रमुख अनुयायियों के अतिरिक्त अनेक मार्क्सवादी विचारकों ने संसार के विभिन्न देशों में मार्क्सवाद के विचारों का प्रचार किया। वस्तुतः मार्क्सवादी विचारधारा सैद्धांतिक की अपेक्षा व्यवहारिक अधिक है। यह मार्क्सवादी सिद्धांतों की व्यवहारिकता का ज्वलंत उदाहरण है कि संसार के लगभग सभी देशों में श्रमिक वर्गों के शक्तिशाली आंदोलन हुए हैं। मार्क्सवादी आर्थिक विचारों की नींव मार्क्स और एंजिल ने रखी थी और इसकी विचारधारा 20वीं शताब्दी में लेनिन ने कुछ दूसरे रूप में परिवर्तित किया। आर्थिक विचारकों के लिए मुख्य बात यह है कि मार्क्सवादी विचारकों ने पुरानी आर्थिक विचारधारा का परिष्कार किया अथवा उसे अधिक व्यवहारिक बनाने हेतु व्यवहारिक स्वरूप प्रदान किया। मार्क्सवाद की विशेषताएं। अन्य समाजवादी संप्रदाय से इसकी भिन्नताएं हैं। मार्क्स में मौलिकता और तार्किक संगति पाई जाती है। मार्क्स की सामान्य विशेषताएं हैं। पहला है वैज्ञानिक समाजवाद। मार्क्सवाद वैज्ञानिक समाजवाद है जो वैज्ञानिक ढंग से ये बताता है कि किस प्रकार समाजवाद धीरे धीरे पूंजीवाद का स्थान ले लेगा, अर्थात मार्क्सवाद पूंजीवाद के पतन और समाजवाद के अभ्युदय हेतु वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत करता है। यह 19वीं शताब्दी के काल्पनिक समाजवाद से भिन्न है, क्योंकि काल्पनिक समाजवादियों ने वर्तमान समाज की अवहेलना करके भावी समाज का व्यापक चित्र प्रस्तुत किया। इसके विपरीत मार्क्सवादियों ने भावी समाज की व्यापक रूपरेखा बनाने का प्रयास नहीं किया। इसके विषय में वे अधिक चिंतन नहीं करते, क्योंकि उनका विश्वास है कि इस काम को समाज के भावी नेताओं पर छोड़ देना चाहिए जो इसे अच्छी तरह से कर सकेंगे। मार्क्सवादी भले ही आशावादी होते हैं और वर्ग संघर्ष और उसके संगठन से ही अपना संबंध रखते हैं। दूसरा पॉइंट है, मार्क्सवाद के मुख्य विचार परंपरावाद पर आधारित है। मार्क्स की दूसरी विशेषता यह है कि इसके मुख्य विचार परंपरावाद पर आधारित है। रिकार्डो के सिद्धांतों ने मार्क्सवादी सिद्धांतों को विशेष रूप से प्रभावित किया। मार्क्सवादियों का प्राकृतिक नियम का विचार परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के प्राकृतिक नियम संबंधी विचारों से मिलता जुलता है। रिकार्डो की तरह मार्क्स ने भी अपने सिद्धांतों के प्रतिपादन में निगमन प्रणाली को ही अपनाया है। रिकार्डो के समान मार्क्स का यह विश्वास था कि समाज में सब श्रमिक प्राय समान गुणों वाले होते हैं। यही कारण है कि उसने श्रम के घंटों के आधार पर विभिन्न वस्तुओं के मूल्यों की तुलना की है।
रिकार्डो केवल मूल्य सिद्धांत का ही नहीं वरन लगान, लाभ और मजदूरी संबंधी सिद्धांतों का भी मार्क्स पर प्रभाव पड़ा। मार्क्सवादी विचारधारा के ऊपर परंपरावादी विचारधारा के इस प्रभाव को देखकर ही कुछ आलोचकों ने तो मार्क्सवाद को परंपरावादी शाखा का अंतिम अर्थशास्त्री तक कहा। उनका कथन है कि परंपरावाद से प्रभावित होकर ही मार्क्स ने अपनी पुस्तक का नाम एडम स्मिथ की पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन के अनुरूप दास कैपिटल रखा। मार्क्स पर परंपरावादियों का जो गहरा प्रभाव पड़ा उसे देखकर जी डेनरिस ने लिखा है, मार्क्सवाद क्लासिकल तने पर टंगी हुई एक शाखा है। शोरेल ने भी मार्क्सवाद को काल्पनिक समाजवाद की अपेक्षा मैनचेस्टर सिद्धांत के अधिक समीप बताया। लेबिरियोला ने तो यहाँ तक कह दिया कि मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल समाजवाद की प्रस्तावना होने के स्थान पर पूंजीवादी अर्थशास्त्र का उपसंहार है। इन विशेषताओं के आधार पर ही मार्क्सवाद अन्य समाजवादी संप्रदायों से परंपरावादी विचारधाराओं से भिन्न प्रतीत होता है, क्योंकि जब अन्य समाजवादी संप्रदायों ने परंपरावादी विचारों की कटु आलोचना की और परंपरावादियों के विपरीत अपने विचार प्रस्तुत किए, तब हम देखते हैं कि मार्क्सवाद परंपरावादियों से बहुत प्रभावित थे। वास्तविकता पर आधारित कार्ल मार्क्स ने पहले प्राय सभी फ्रांसीसी विचारकों ने अपने विचारों को न्याय, बंधुत्व और समानता पर आधारित किया। दूसरे शब्दों में इन विचारकों का समाजवाद यथार्थता की अपेक्षा आदर्श के अधिक निकट रहा। इसके विपरीत मार्क्सवाद आदर्शों की अपेक्षा वास्तविकता को महत्व देता है। वह क्या होना चाहिए की अपेक्षा क्या है पर अधिक जोर देता है। मार्क्स के शब्दों में साम्यवादियों के सैद्धांतिक निष्कर्ष किसी भी रूप में उन विचारों अथवा सिद्धांतों पर आधारित नहीं है जो कि विश्व सुधारकों द्वारा स्थापित किए गए हों। वे तो हमारी आंखों के सामने होने वाले ऐतिहासिक आंदोलन के अंतर्गत वर्ग संघर्ष से उत्पन्न वास्तविक संबंधों को असाधारण शब्दों में स्पष्ट करते हैं। क्रांतिकारी स्वभाव। मार्क्सवाद अंतर्राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाजवाद है। मार्क्सवादी सामाजिक क्रांति में विश्वास करते हैं। मार्क्सवाद का विचार है कि वर्तमान सामाजिक व्यवस्था में पूंजीवादी और श्रमिक ये दो वर्ग होते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति में बहुत अंतर है। ये अंतर बढ़ता चला जाता है। पूंजीवाद के विकास के साथ साथ धनाढ्यता और निर्धनता की खाई दिन प्रतिदिन चौड़ी होती चली जाती है। इस खाई को शांतिपूर्ण ढंग से नहीं पाटा जा सकता, बल्कि यह तो केवल क्रांतिकारी उपायों से ही संभव है। क्रांति में कुछ बुराइयां व कष्ट होना स्वाभाविक है, लेकिन वह प्रगति के लिए आवश्यक है। इसके बिना उन्नति नहीं हो सकती। इस प्रकार श्रमिकों की दशा को सुधारने हेतु मार्क्स ने रक्तमयी क्रांति की संभावना को स्वीकार किया। उनका यह दृष्टिकोण सुधारवादियों, फैबियनों और अन्य विकासात्मक समाजवादियों के दृष्टिकोण से बिल्कुल भिन्न है। अंतर्राष्ट्रीय समाजवाद। मार्क्सवाद एक अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक आंदोलन है। यह विशेषता इसे राज्य समाजवाद और सहचार्य समाजवाद से भिन्न करती है, जो कि प्राथमिक रूप से एक राष्ट्रीय आंदोलन है। मार्क्सवाद के क्रांतिकारी स्वभाव का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि जब देश में श्रम और पूंजी का संघर्ष प्रारंभ हो जाता है तो इसे अंतर्राष्ट्रीय संघ का ही अंग मान लिया जाता है और सब देशों में इसके समर्थक निकलकर आते हैं। हेने के शब्दों में मार्क्स के साथ समाजवाद ने एक भौतिक वस्त्र पहन लिया और इसका क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय हो गया। इस प्रकार यह उद्योगवाद, सहकारितावाद और राजकीय समाजवाद से बिल्कुल भिन्न है। श्रमिक वर्ग का समाजवाद। जबकि अन्य समाजवादियों की विचारधारा में समाज के लगभग समस्त वर्गों के हितों का ध्यान रखा जाता है, तब मार्क्स केवल श्रमिक वर्ग के हित का चिंतन तक सीमित है। मार्क्स के मतानुसार श्रमिकों की आर्थिक स्थिति तभी सुधर सकती है जबकि श्रमिकों के हाथ में राजनीतिक सत्ता हो। अन्य शब्दों में मार्क्सवाद का संबंध श्रमिक और पूंजीपति के वर्ग संघर्ष से है। मार्क्स के शब्दों में समस्त विद्यमान समाज इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास है। वर्ग संघर्ष यद्यपि काल से ही चला आ रहा है, किंतु यह सदैव विद्यमान नहीं रहेगा, बल्कि पूंजीवाद के विनाश के पश्चात वर्गहीन समाज की स्थापना होगी। भौतिकवाद पर अधिक बल। मार्क्सवाद में भौतिक विचारों को अधिक महत्व प्रदान किया गया है, क्योंकि उनके विचारानुसार समाज की अधिकतम क्रियाएं आर्थिक आधार पर चलती हैं। अन्य शब्दों में मार्क्सवादी संप्रदाय के विचारकों का मत है कि क्रांति, सुधार, धार्मिक आंदोलन आदि का आधार आर्थिक होता है। अपने विचारों में भौतिक विचारों को अधिक महत्व प्रदान करने का ये परिणाम हुआ कि कोरी कल्पना, झूठे आदर्श व नैतिकता को उन्होंने अपने विचारों में स्थान नहीं दिया। मार्क्स का संक्षिप्त जीवन परिचय। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को जर्मनी में एक मध्य वर्ग के यहूदी परिवार में हुआ। जब मार्क्स 6 वर्ष के थे तो उनके माता पिता ने यहूदी मत का परित्याग करके ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया। 1830 से 1835 तक उन्होंने ट्रियर जिम्नेजियम नामक स्कूल में शिक्षा प्राप्त की। विधि शास्त्र की शिक्षा प्राप्त करने के लिए 1835 में मार्क्स बॉन विश्वविद्यालय चले गए।
किंतु मार्क्स वहाँ केवल एक ही वर्ष रहे और 1836 में बर्लिन विश्वविद्यालय चले गए। बर्लिन विश्वविद्यालय से ही उन्होंने दर्शनशास्त्र, इतिहास और कानून का अध्ययन किया, लेकिन कालांतर में बर्लिन विश्वविद्यालय से जेना विश्वविद्यालय चले गए और इसी जेना विश्वविद्यालय में उन्हें सन 1841 में दर्शन शास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान हुई। अपने अध्ययन काल में वे हीगल के विचारों से प्रभावित हुए। शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद आप एक दैनिक समाचार पत्र राइनिस टाइम्स के संपादक बन गए। यह समाचार पत्र क्रांतिकारी स्वभाव का था, अतः इसे मार्च 1843 में सरकार द्वारा बंद कर दिया गया और मार्क्स को देश से निकाल दिया। इन्हीं दिनों उन्होंने जेनी वॉन वेस्टफॉलन नाम की एक महिला से विवाह किया। अक्टूबर 1843 में मार्क्स ने जर्मनी से भागकर फ्रांस की राजधानी पेरिस में शरण ली, लेकिन दुर्भाग्य से वह यहाँ भी ज़्यादा समय नहीं रह सके। और मार्क्स की जो प्रमुख कृति है, उन्होंने अनेक अपनी कृतियाँ लिखी हैं, परंतु उसमें जो सबसे प्रमुख है वो है दास कैपिटल, जो 1867 में प्रकाशित हुई। मार्क्स के जीवन काल में मार्क्स के विश्वविख्यात ग्रंथ दास कैपिटल का प्रथम भाग ही प्रकाशित हो पाया, लेकिन उनके मृत्यु के पश्चात पुस्तक का दूसरा और तीसरा भाग एंजिल ने प्रकाशित कराया था और चौथा भाग, जो विभिन्न भागों में विभक्त था, उनके शिष्य कोटेस्की द्वारा प्रकाशित करवाया गया। मार्क्स पर प्रभाव डालने वाले घटक। कार्ल मार्क्स एक मौलिक विचारक नहीं थे, बल्कि वास्तविकता यह है कि उन्होंने तो अपने चारों ओर के वातावरण से प्रभावित होकर अपनी आवश्यकता के अनुरूप मार्ग का चयन किया। अपने प्रमुख आर्थिक विचारों के लिए मार्क्स प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों, पूर्वकालीन और समकालीन समाजवादियों के अत्यधिक ऋणी थे। इतना आवश्यक है कि अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और विश्लेषण विचार शक्ति का प्रयोग करते हुए मार्क्स ने अपने पूर्व अधिकारियों के आर्थिक विचारों को नवीन रूप प्रदान कर उन्हें प्रभावशाली भाषा में प्रस्तुत किया, वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया। हीगलवाद, पहला पॉइंट है हीगलवाद। हीगल जर्मनी के अर्थशास्त्री थे, उनकी विचारधारा को हीगलवाद कहा जाता है। अपने विद्यार्थी जीवन में मार्क्स ने हीगल की कृतियों का अध्ययन किया और वे वामपंथी हीगलवादियों से संपर्क बढ़ाना प्रारंभ किया। मार्क्स हीगल के विचारों से प्रभावित थे। हीगल का विश्वास था कि समाज में परिवर्तन होते हैं और प्रत्येक क्रिया अपनी प्रतिक्रिया भी रखती है, परिणाम स्वरूप समन्वय होता है, परिवर्तन इसी प्रकार आते हैं। हीगल आदर्श पर विशेष बल देते थे। हीगल का कथन है, समाज का परिवर्तन आदर्शों पर ही होता है। मार्क्स ने हीगल के इन विचारों से केवल इतना ही स्वीकार किया कि समाज में परिवर्तन किए जा सकते हैं, पर इसकी आधारशिला को मार्क्स ने त्याग दिया और उनका विशेष कारण था कि भौतिकवादी मार्क्स के विचारों में अभौतिक तत्वों जैसे आदर्श का कोई स्थान नहीं था। इसी प्रकार हीगल ने आदर्श के स्थान पर मार्क्स ने अपने द्वंद्वात्मक को भौतिकता पर आधारित किया। मार्क्स के शब्दों में हीगल की कृतियों में द्वंद्ववाद अपने सिर पर खड़ा है, मैंने उसे पैरों के बल पर खड़ा कर दिया। परंपरावादी अर्थशास्त्र। मार्क्स पर परंपरावादी अर्थशास्त्रियों, विशेषकर एडम स्मिथ और रिकार्डो का विशेष प्रभाव पड़ा। इस कथन में कोई अतिशयोक्ति नहीं कि मार्क्स की आधारशिला परंपरावादी अर्थशास्त्र है। मार्क्स ने परंपरावादी विचारों की कड़ी आलोचना की और उनके विचारों से प्रभावित होकर ही अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। जी डैंडिस लिखते हैं कि मार्क्सवाद के सिद्धांत 19वीं शताब्दी के प्रमुख अर्थशास्त्रियों, विशेषकर रिकार्डो के सिद्धांतों से लिए गए हैं। वास्तव में मार्क्स के लगभग सभी आर्थिक सिद्धांतों में, विशेषकर उनका मूल्य का श्रम लागत सिद्धांत और अतिरेक मूल्य के सिद्धांत के स्रोत स्मिथ और रिकार्डो के आर्थिक विचार हैं। मार्क्स केवल परंपरावादी विचार से ही प्रभावित नहीं थे, बल्कि परंपरावादी शैली को भी उन्होंने अपनाया। अपने सिद्धांतों के प्रतिपादन में उन्होंने अधिकांश परंपरावादी अर्थशास्त्रियों की भांति निगमन प्रणाली का ही उपयोग किया। जिस प्रकार परंपरावादी विचारक आर्थिक नियमों को सर्वव्यापी मानते हैं, उसी प्रकार मार्क्स ने भी अपने सिद्धांतों की सर्वव्यापकता पर विश्वास व्यक्त किया। स्मिथ की भांति मार्क्स भी अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किसी राष्ट्र विशेष के संदर्भ में न करके संपूर्ण विश्व के लिए करते हैं। मार्क्स तथा परंपरावादी की इन्हीं समानताओं के कारण जी डैंडिस ने लिखा, मार्क्स केवल परंपरावादी तने पर उगी हुई एक शाखा मात्र है। कुछ भी हो, मार्क्स एक बहुत बड़ी सीमा तक परंपरावादी अर्थशास्त्र से प्रभावित थे। कुछ लोग तो यह कहते हैं कि उन्होंने एडम स्मिथ की पुस्तक के समान ही अपनी किताब का नाम दास कैपिटल रखा। तात्कालिक आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों का प्रभाव। मार्क्स पर तात्कालिक आर्थिक और राजनीतिक स्थितियों का बहुत प्रभाव पड़ा। जर्मनी उस समय आर्थिक कठिनाइयों को दूर करके पूंजीवादी प्रजातंत्र की ओर बढ़ रहा था। मार्क्स ने यह भी देखा कि इंग्लैंड का पूंजीवाद किस प्रकार अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था और वह पूंजीपतियों और श्रमिकों के बीच होने वाले वर्ग संघर्ष को देख रहे थे। साथ ही उन्होंने जर्मनी में धर्म और भगवान के महत्व को घटते और भौतिकवाद के महत्व को बढ़ते हुए देखा। ऐसे में पूंजीवाद समाज के प्रति मार्क्स के हृदय में घृणा उत्पन्न होना स्वाभाविक था।
निर्धनता और श्रम शोषण के तथ्यों ने मार्क्स को समाजवाद संबंधी वैज्ञानिक सिद्धांत प्रतिपादन करने के लिए प्रेरित किया। भौतिकवाद। फ्रांस में 18वीं शताब्दी में लुडविग फायरवास आदि जैसे अनेक भौतिकवादी विज्ञान हुए जिन्होंने आदर्शवादिता को त्याग कर भौतिकवादी दृष्टिकोण को अपनाया। मार्क्स पर उनके विचारों का बहुत प्रभाव पड़ा, तभी तो हम उसे भौतिकवादी कहते हैं। समाजवादी विचारक। मार्क्स ने अपने पूर्ववर्ती व समकालीन समाजवादियों के विचारों का भी अध्ययन किया, जिसमें सिस्मोंडी, रॉबर्ट ओवन, विलियम थॉमसन, प्रोदो, चार्ल्स के आदि के नाम प्रमुख हैं। मार्क्स आदर्शवादी कम और व्यवहारिक अधिक थे, अतः इन विचारों के विचारों को लेकर उन्होंने अधिक व्यवहारिक ढंग से और वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया। कार्ल मार्क्स के आर्थिक विचार। कार्ल मार्क्स के विचार अत्यंत ही विस्तृत हैं। जैसा फर्स्ट है इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या अथवा आर्थिक व्याख्या। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जो इनका प्रमुख सिद्धांत है। पूंजीवादी व्यवस्था का अध्ययन, पूंजीवाद की विशेषताएं, श्रम मूल्य का श्रम सिद्धांत, श्रम का बचत सिद्धांत, पूंजीवाद का पतन और सामाजिक क्रांति तथा धन संकेंद्रण का सिद्धांत तथा आर्थिक संकट। मार्क्सवादी समाज और आर्थिक विकास का सिद्धांत। फर्स्ट है कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मार्क्सवादी चिंतन की आधारशिला है। द्वंद्वात्मक का अर्थ। द्वंद्वात्मक अंग्रेजी भाषा के शब्द डायलेक्टिक का हिंदी रूपांतरण है। डायलेक्टिक यूनानी शब्द डायलेगो से बना है, जिसका सीधा अर्थ है कि बातचीत करना, तर्क वितर्क करना, वाद विवाद करना आदि। वास्तव में प्राचीन काल में वार्तालाप या तर्क वितर्क के दौरान प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत तर्क, युक्ति या विचारों में विरोधों को बताकर सत्य तक पहुंचने का प्रयास किया जाता था। अतः द्वंद्वात्मक किसी विश्वास, विचार, युक्ति और धारणा में पाए जाने वाले विरोधों को स्पष्ट करके सत्य तक पहुंचने की एक आर्ट है, कला है। दो विरोधी शक्तियों में संघर्ष होने की प्रक्रिया को ही द्वंद्व कहा जाता है। द्वंद्वात्मक के समर्थकों का कहना है कि संसार में जो भी परिवर्तन होते हैं वो इसी द्वंद्व के कारण होते हैं। मार्क्स का द्वंद्ववाद हीगल के द्वंद्ववाद से प्रभावित था। हीगल का मत है कि मानव समाज एक विकास की कहानी है। विकास के इस क्रम के चलते रहने का मूलभूत कारण विरोधी शक्तियों का संघर्ष है। हीगल मानते थे कि संसार की प्रत्येक वस्तु की एक प्रतिवादी वस्तु अवश्य होती है। सर्वप्रथम वाद होता है, फिर प्रतिवाद होता है। पहले थीसिस होता है, फिर एंटीथीसिस होता है। इन दोनों के संघर्ष से तीसरी वस्तु उत्पन्न होती है, जिसे संवाद कहते हैं। संवाद की विशेषता यह होती है कि इसमें वाद और प्रतिवाद दोनों की विशेषताओं का समावेश होता है, साथ ही ये दोनों से बेहतर और उत्तम होता है। इस प्रकार संवाद एक नई परिस्थिति है, परंतु यह अपने आप में स्थायी नहीं होती। थोड़े समय के बाद ये वाद का रूप धारण कर लेती है। इस नए वाद का एक नया प्रतिवाद उत्पन्न हो जाता है और अब इन दोनों नए वाद और प्रतिवाद में भी संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। परिणाम स्वरूप एक नया संवाद उत्पन्न हो जाता है। यह नया संवाद पहले संवाद की से भी कहीं उच्च कोटि श्रेणी का होता है। यह नया संवाद भी अपने में स्थायी नहीं होता, बल्कि कुछ समय बाद उपरांत यह एक वाद का रूप ले लेता है, जिसका प्रतिवाद उत्पन्न होता है। इन दोनों का संघर्ष फिर एक नया संवाद बन जाता है। इस प्रकार ये क्रिया चलती रहती है और निरंतर चलती है और मानव समाज के विकास क्रम को स्पष्ट करती है। इस प्रकार हीगल के अनुसार द्वंद्वात्मक विकासवाद का आधार आत्मा, भाव, आदर्श और कल्पना ही होते हैं। धन्यवाद।